जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो रेवाड़ी ही नहीं पूरे हरियाणा जिले के दक्षिण प्रांत के अंदर एक अच्छा खासा नाम रखते हैं। और अगर हम कहें कि राजनीतिक दृष्टि से रेवाड़ी के अंदर यदि कोई विस्फोटक चेहरा है तो वो विजय सोमानी ही है, क्योंकि उन्होंने कई बार चुनाव लड़ा है और अपने प्रतिद्वंदी को इतनी बुरी तरह से टक्कर दी है कि शायद दोबारा चुनाव लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं होती है। लेकिन फिर भी दोबारा कई बार चुनाव लड़ने के बावजूद भी विजय सोमानी जी आज उस मुकाम पर है जहां पर किसी भी सामाजिक व्यक्ति को जो है होना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि बार बार चुनाव लड़ना और उसके बाद में एक समाज में अपना उच्च जीवन जीना वो कोई विजय सोमानी जी से सीखे। विजय सोमानी जी के बारे में, उनकी जो जीवन यात्रा है अभी तक की, उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर अपने चैनल में, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की जो शुरुआती क्षण है वो उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, पारिवारिक पृष्ठभूमि अपनी बताइए। हाँ, देखिए, मेरा जो जीवन है वो विषम परिस्थितियों का जीवन है जी मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी जब मैं कुल ही 11-12 साल का था तो चले गए थे। वो भारत माता के सच्चे सबूत थे और उनका जो सोच था जी वो समाज और देश हित के लिए था। जी देश आज़ाद हुआ, 3 धाराओं से आज़ाद हुआ, आईएनए और सिविल मूवमेंट, और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, कुर्बानियाँ दी। तो जो सिविल मूवमेंट था गांधी जी का, जो ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में कांग्रेस बनाई थी, जी उसको हिंदुस्तान में गांधी जी नेतृत्व देते थे। और हमारे इलाके में जो ये इलाका कहेंगे राजस्थान और पुराना पंजाब, इस क्षेत्र में जो मूवमेंट थी वो गांधी जी के नेतृत्व में चलती थी। और चौधरी देवीलाल, रणवीर सिंह हुड्डा और ठाकुर राम सिंह, स्वतंत्रता सेनानी आर.डी. सोमानी जी, पंडित राधे श्याम शर्मा, ये लोग उस सिविल मूवमेंट को लीड करते थे। वो अपनी माँ के अकेले बेटे थे। वो इतने जुनूनी व्यक्ति थे कि उन्होंने कोई संसाधन नहीं बनाया। खेत में ट्यूबवेल भी मैंने लोन लेकर बनाया। तो आर्थिक विषमताओं का जीवन रहा। और समाज में आप जानते हैं हर जगह जातिवाद है, गुटबाजी है, पार्टीबाजी है, और सच्चाई और अच्छाई को जिंदा रखने की भी कई बार दिक्कत आ जाती है। ऐसे हमने राष्ट्रीय नवचेतना मंच का गठन किया, और उस राष्ट्रीय नवचेतना मंच का अर्थ किसी विजय सोमानी से नहीं है, किसी जाति या किसी क्षेत्र से नहीं है। राष्ट्र के प्रति चेतना, यानी राष्ट्र के प्रति भाव को जिंदा रखना, ऐसा इस संगठन का स्वरूप है। इसके बैनर तले हम काम करते हैं, रोजमर्रा में करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, हार जाते हैं, कोई बात नहीं है। चुनाव तो 14-15 दिन का होता है। हम तो 2 पीढ़ी से जो समाज के लिए बनता वो करने का प्रयास करते हैं। सर, अगर बात की जाए चुनावों की, तो आपके बारे में कहा जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गैर अहीर राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। शायद रेवाड़ी जैसे क्षेत्र में, रेवाड़ी जैसे एरिया में इस चीज का खामियाजा कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ रहा है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जातिवाद, गुटबाजी और पार्टी, ये 3 बुनियाद है राजनीति की। आज आपने देखा पीछे जो चुनाव गया उसमें लोग टिकट बांटने से घबरा रही थी। राष्ट्रीय पार्टियां, तो बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी थी, जिस दिन नॉमिनेशन होना था 6 तारीख को, उस दिन तक सिंबल लेटर देते रहे। यानी कि धीरे धीरे राजनीतिक पार्टियां भी अब पार्टीलेस डेमोक्रेसी की तरफ तो समाज बढ़ रहा है। और राजनीतिक पार्टियों को भी समझ में आ रहा है कि अगर आप लोग जातिवाद या गुटबाजी की बुनियाद पर रहने वाले लोगों को ही आप प्रत्याशी बनाएंगे, एमएलए, एमपी बनाएंगे, तो ज़्यादा लंबे समय तक ये टिकने वाला हिसाब नहीं है। आपने देखा होगा अभी अभी जो चुनाव परिणाम कल आए हैं 4 राज्यों के, उसमें देखा आपने कि बीजेपी को बहुमत मिला, लेकिन जो बीजेपी के नामचीन चेहरे थे, वो हारे। जो चीफ मिनिस्टर के दावेदार थे वो भी हार गए। इसका मतलब लोगों ने ये जो हिंदू और ये जो सनातन धर्म की बात थी उसके बुनियाद पर मेजोरिटी में हिंदुओं ने वोट डाला। जैसे आपने देखा हुआ तिजारा में बाबा बालकनाथ जो एमपी थे और उनको आके पार्टी ने एमएलए का लड़ा दिया। एक मुसलमान खड़ा होगा, इमरान खान, बाबा जी को जीत गए, क्योंकि हिंदुओं की वहाँ मेजोरिटी वोट थी, सब लोग लामबंद हो गए।
इसका मतलब देश में इस टाइम एक सैचुरेशन है, एक समय है जब आप ये देखिए कि अब या तो पार्टियों को ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि जो मूलभूत समस्याएं यानी बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इस पर भी तो बात करनी पड़ेगी। जो आम व्यक्ति है उसको जातिवाद और गुटबाजी से उससे कुछ लेना देना नहीं। मीडिया की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो लोग डिबेट चलाते हैं, कभी किसी विषय को लेकर, कभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों को लेकर चलाते हैं। भाई जो आम आदमी की मूलभूत जरूरत है उन पर भी तो डिबेट करिए। जी सर, बिल्कुल आप जो है कह रहे हैं जिस तरह से कि आम आदमी के मुद्दे चुनावों में कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, और किसी किसी एरिया में पर्टिकुलर जो है वो जातिवाद भी काम करता है। या सनातन की जिस तरह से आपने बात की, बाबा बालकनाथ जो जीते हैं वहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो फैक्टर है वो भी काम करता है। तो मतलब हर फैक्टर अगर चुनावों में काम करता है तो फिर आपके चुनावों में कौन सा फैक्टर जो है वो काम करता था जो कि आप हारते थे? देखिए, मैंने टक्कर कर ही देते थे। मैंने ना गुटबाजी को माना ना जातिवाद को माना। यादव मेरे रिश्तेदार भी हैं, यादव मेरे दोस्त भी हैं, यादव मेरे दुश्मन भी हैं। मुखरता की बात है। अब दुश्मन कौन है? जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, एमएलए एमपी बन जाते हैं लेकिन क्षेत्र की बात करते नहीं है। कहीं मान लो कोई स्कूल बचाने की बात है, कहीं SYL नहर की बात है, कहीं एम्स का मसला है। ये जो ज्वलंत विषय हैं, जो हमारे आम जनजीवन से जुड़े हुए विषय हैं, उन पर जब ये जो चुने हुए प्रतिनिधि ये नहीं बोलते हैं तो हम बोलते हैं। हम बोलते हैं तो वो लामबंद हो जा करते हैं। देखो भाई, ये देखो फलां बिरादरी के खिलाफ ये बात कह दी। अब हम किसी जाति बिरादरी, क्योंकि हम तो फ्रीडम मूवमेंट के निकले हुए लोगों की संतान हैं, तो हम तो उस तरीके से सोचते हैं कि सारे समाज के लोग हमारे हैं, बिल्कुल सब बिरादरी के लोग हमारे हैं। लेकिन वो जो जाति विशेष के लोग हैं जो MLA MP बन जाते हैं, उनका दुष्चक्र चलता रहता है कि भाई सोमानी को सल्टाओ, और उस जगह हम पीछे हट जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सर, आपने बात की SYL नहर की, आपने बात की एम्स की, तो क्या कुछ लगता है, क्या ये सिर्फ जनता को बहकाने के लिए लॉलीपॉप दी जा रही है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ होगा भी आने वाले समय? देखिए, मैं तो पिछले काफी समय से लंबित ये चीजें हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कट वर्डिक्ट है कि भारत सरकार बचे हुए SYL नहर का जो हिस्सा है, और पहले तो कभी कांग्रेस के लोग आपस में, कभी BJP के लोग, कभी कुछ और लोग दोस्ती करके इस विषय को गौण कर देते थे। लेकिन क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ तो दक्षिणी हरियाणा जितने MLA MP है उसमें मेजोरिटी में एक दो को छोड़कर एक और अवदान सिंह महेंद्रगढ़ में, एक ये रेवाड़ी से, ये जो 2-3 लोगों को छोड़कर सारे MLA MP कांग्रेस BJP के हैं। तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इन डिफरेंट जातियों के लोग, बिरादरी के लोग, पार्टियों के लोग इस बात को समझ बैठे हैं कि एक तरफ तो हरियाणा में सेम आई हुई है, एक तरफ जो पानी है वो वहाँ से हिमालय से चलकर जम्मू कश्मीर से पंजाब के साथ, पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान में, वो पानी पाकिस्तान में जा रहा है। और जिस टाइम किसी टाइम में वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खान और हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कुछ समझौते किए थे, तो क्या आज भी हिंदुस्तान के वही हालात हैं क्या? जब वो हमारे ऊपर रोज अटैक करते हैं, हमारे खिलाफ रोज षड्यंत्र करते हैं, तो हमारे पानी को जहाँ हमारे को जरूरत है जिस एरिया में हिंदुस्तान में, उस तरफ उनको डाइवर्ट करना चाहिए, बराबर बंटवारा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सर राजनीतिक मुद्दा है या फिर अपनी पद की प्रतिष्ठा की लड़ाई बनती जा रही है? देखिए, दो चीजें, राजनीति अलग चीज है, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं अपनी जगह। अब कोई किसी की राजनीति चल रही है जी, किसी की राजनीति मोदी जी के नाम पर चल रही है, किसी की राजनीति जाति के नाम पर चल रही है, लेकिन जो विषय है, विषय मतलब जो जरूरतें हैं, मान लो एक नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, अब उसको तो रोजगार चाहिए, महंगाई है, एक गृहिणी जो घर में देखती है कैसे बच्चों का और परिवार का भरण पोषण हो, तो उसके लिए तो वो विषय है कि सिलेंडर कितने का, आटा का क्या भाव, दाल का क्या भाव है। अब उसको राजनीतिक लोग किस नजरिए से देखते हो? राजनीतिक लोग तो अपने राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं।
सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस समय अगर हम बात करें, एक और मुद्दा आज के समय में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है, जो कि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने किसानों के बारे में जो अपशब्द कहे हैं उसके बारे में, तो इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, ये जो जेपी दलाल साहब मिनिस्टर हैं, ये लीक से हटकर बात की इन्होंने, तो ही तो आज सरकार को हिट्ठी झेलनी पड़ रही है। वहाँ हजारों किसान वहाँ जाके बॉर्डर पर बैठ गए। ऐसी पहले भी हठधर्मिता ही तो थी, दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठ गए थे। ये हठधर्मिता से राजनीति नहीं चलती और चलानी भी नहीं चाहिए। भाई किसी की चल रही है तो वो मतलब इसका मतलब वो गलत काम करने के लिए थोड़ी राजनीति है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी राजनीति में रहे, इंदिरा जी जैसे लोग भी राजनीति में रहे, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो है ना कुछ ऐसे काम कर गए जो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होंगे। अगर पाकिस्तान को 1/2 इंदिरा जी नहीं करती, देखिए आप, किसान अगर जमींदारों की जमीन नहीं करती, सेठों के जो बैंक थे उनके राष्ट्रीयकरण नहीं करती, तो आज देश की व्यवस्था क्या होती। तो ये सतत प्रयास है। वर्तमान सरकार ने जैसे धारा 370 हटाई, राम मंदिर बना दिया, सड़कें बना दी देश की पूरी सरहदों तक। ये काम करने के लिए ही सरकारें और सिस्टम है। ये किसी व्यक्ति की कुंठा पूरी करने के लिए नहीं है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ तो तानाशाही तो चल नहीं सकती किसी की। सर बिल्कुल। अब बात करें आपके अपने रेवाड़ी शहर की, तो रेवाड़ी शहर में इस समय आपको क्या लगता है जनता की क्या क्या जो समस्याएं हैं जिनके जनता जूझ रही है, और आने वाले चुनावों में जनता उन समस्याओं को लेकर के आपके साथ चलेगी? देखिए, मैं रेवाड़ी तक की बात नहीं करूँगा। मैं तो रेवाड़ी के लोगों ने तो एक तरह से जो हमारी कार्यशैली थी वो उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं और अब हम चाहते हैं कि उस लीक से ना हटें। अब रेवाड़ी की आपको मैं अर्ज करूं कि जैसे जरी जूती का काम था, विदेशों में जाते थे, मेटल का काम था, पीतल नगरी भी कहते रेवाड़ी, है जी। आज क्या हाल है उन ठठेरों का, क्या हाल है उस पीतल के धंधे का। विदेशों तक एक्सपोर्ट होता था, यानी भारत सरकार को, राज्य सरकार को रेवेन्यू मिलता था, ठीक है साहब। आज मेरे इलाके में उद्योग इतने हैं कि देश में नहीं है। बड़े उद्योग जितने हैं वो हमारे इलाके में, ठीक है साहब। हमारे यहाँ तो एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। सरकार ने पॉलिसी बनाई 75%, फिर हाई कोर्ट, फिर जाके फिर टोपल, फिर चुप। यानी जो वही लूटने का जो सिलसिला है राजनीति में, इसे बंद कर कर जिस दिन हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हो जाएंगे कि जो ये सोचेंगे यार जनता हित की ये बातें। हमने टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन बनाए सन 1999 2000 में, तो उस इलाके में शिक्षा का काम बढ़ा। बिल्कुल सही। और जमीन वहाँ पर 1, 2, 3 एकड़ रह गई। तो अगर शिक्षा नहीं होगी तो हमारा बेटा बेटी आने वाले टाइम में क्या करेगा, हमारा बेरोजगार कहाँ जाएगा। ये बड़ा ज्वलंत विषय है। किसी जाति विशेष की बात नहीं है, क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। समाज में जहाँ भी रोजगार की जरूरत है वहाँ उद्योग स्थापित होने चाहिए। जहाँ रोजगार है वहाँ पर स्थानीय लोगों को काम मिलना चाहिए। लैंड ऑर्डर को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। सरकार का काम तो यही होता है साहब, मेरे ख्याल से। आपने बात की लॉ एंड ऑर्डर की, तो आज के समय में हरियाणा की यदि स्थिति को देखा जाए तो साइबर क्राइम के थ्रू सबसे ज़्यादा लोगों की जेब काटी जा रही है। तो ऐसे में क्या देखते हैं आपकी सरकार को क्या करना चाहिए, हमारी पुलिस को कैसे चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए? साइबर क्राइम का जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, साइबर थाने भी हर जिले में बनाए गए हैं, उनमें और अच्छी टीम बनानी चाहिए। और जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो बच्चे जानते हैं, लड़के लड़कियां, उनका समावेश करना चाहिए, उनकी भर्ती करनी चाहिए, उनको जिम्मेवारी देनी चाहिए। पुलिस वालों के साथ कुछ सिविल के लोग भी अटैच किए जा सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय हमारे समाज और देश के लिए अच्छा होगा। ऐसी सद्भावनाएं मैं आपके अजय भारत चैनल की तरफ से अजय जी आपको और आपकी टीम को मैं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, विजय सोमानी जी ने कई ज्वलंत मुद्दों पर हमारे साथ खुलकर बात की है और हम आपको फिर से उनके मुलाकात करवाएंगे। यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा आप प्रश्न करना चाहते हैं उनसे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। हम उनसे आपकी बात फिर से करेंगे। देखते रहिए अजय भारत।
जय हिंद, जय भारत।